भारतीय जनता पार्टी के नेता, हम सब के वरिष्ठ भाई श्री सत्यपाल मलिक जी, किसान मोर्चा के प्रमुख श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, श्री सिरोही जी, अनिल शर्मा जी, श्री हृदयनाथ सिंह जी और मित्रों, इस प्रकार की संसद या सम्मेलन जब होते हैं तो एक लालच या लोभ हर वक्ता को होता है कि लोकप्रियता की चार बातें करे। लेकिन कई बार लोकप्रियता की उस तलाश में हम खड़े कहां हैं, इसका विश्लेषण करने की हमारी क्षमता कम हो जाती है। स्थानीय बाजार या विश्व बाजार के साथ जोड़कर किसान की समस्या को देखने की विषय है। देश की स्थिति, देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति और उस व्यापक स्थिति से अलग करके किसान की परिस्थिति को नहीं देखा जा सकता। जब सूखा पड़ता है, फसल कम होती है, किसान की तकलीफ बढ़ जाती है। उसकी पारिवारिक अर्थव्यवस्था चूर-चूर हो जाती है। और जब बहुत ज्यादा फसल हो तो उसको बाजार नहीं मिलता। आज तो यह परिस्थिति है कि अनाज उसका सड़ जाए, उसको रखने के लिए उसको स्थान नहीं मिलता, उसको जूट की बैग्स नहीं मिलते। मैं मानता हूं कि इस देश की जो आर्थिक परिस्थिति आज है वो सबसे चिंताजनक है। जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने से सन 91 में, तो उस वक्त शायद देश का सबसे बड़ा आर्थिक संकट था। और इसीलिए बाद में जब नरसिम्हा राव जी आए, उन्होंने नीति बदली और एक राजनीतिक नेता को नहीं, एक अर्थशास्त्री को लाकर अपना वित्त मंत्री बनाया। उसके पीछे सोच भी ये थी कि उस संकट में से देश को निकालना है। कई बार यह चिंता होती है कि ये जो हमारी कल्पना थी कि वो परिस्थिति कभी दोबारा नहीं आएगी, हम धीरे धीरे उस परिस्थिति की तरफ वापस जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के संबंध में निर्णय ले पाना और कई बार निर्णय लेना वो एक कड़वा घूंट पीना भी होता है। हर निर्णय में लोकप्रियता नहीं होती, लेकिन देश हित में कई बार लेना पड़ता है। और निर्णय वो ले सकता है जिसमें नेतृत्व की क्षमता हो। जिसको केवल कुर्सी बचाने का लालच हो, उसकी निर्णय लेने की ताकत भी कमजोर होती है। आज आप पूरी दुनिया के आर्थिक विषयों पे जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो पढ़ें तो कई बार डर लगता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। और इस परिस्थिति से जूझने की सरकार की अब इच्छा भी नहीं लगती। किसी भी देश की, मैं किसानों के विषय पर कुछ समय बाद में आऊंगा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? यह स्वाभाविक है कि समाज में आर्थिक गतिविधि बढ़नी चाहिए,
जिसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, चाहे वो खेत में हो, कारखाने में हो, दफ्तर में हो, स्कूलों में हो, हर गतिविधि में आर्थिक गतिविधि है। जो घर में कर्मचारी काम करता है, जो फैक्ट्री में काम करता है, कारखाने में करता है, कोई स्कूल खोलता है, कोई कॉलेज खोलता है, कोई सेल्स ऑफिस खोलता है, कोई शोरूम खोलता है, कोई खेत में से फसल पैदा करता है, आज हर एक गतिविधि आर्थिक है। ये आर्थिक गतिविधि बढ़े, इसके लिए पूंजी चाहिए, निवेश चाहिए, उससे रोजगार बढ़ता है, अच्छा मुनाफा होता है। वो जमाना गया जब मुनाफे को खराब शब्द माना जाता था। जो घाटे का काम है वो कोई करेगा नहीं। जब फसल में किसान को घाटा होता है तो वो फसल छोड़ देता है। जिस कारखाने में घाटा होता है वो व्यवसाय छोड़ देता है। जिसके पास पैसा होगा वो सरकार को टैक्स भी देगा। जब सरकार की जेब में आमदनी होगी तो सरकार सिंचाई की भी योजना बनाएगी, सड़क भी बनाएगी, डैम भी बनाएगी, बिजली घर भी बनाएगी, गरीब के हित की योजनाएं भी बनाएगी, और उस सारी गतिविधि में से और आमदनी होगी तो आर्थिक गतिविधि और बढ़ेगी। आज समाज में केवल गरीबी को बांट देना अपने आप में अर्थव्यवस्था का संचालन नहीं है। समाज के साधन बढ़े और उन बढ़े हुए साधनों का लाभ समाज के हर वर्ग को हो, गरीब को सबसे पहले हो, किसी भी आर्थिक योजना की यह कल्पना है। लेकिन आज अर्थव्यवस्था में एक सुस्ती आई है और अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था का ढांचा देखो तो किसान के संबंध में सबसे बड़ी चिंता तब होती है। आप बार बार पढ़ते होंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी क्योंकि अर्थशास्त्री हैं तो राजनीतिक भाषणों में भी वो जिक्र करते हैं कि देश की जीडीपी इतनी बड़ी है। पूरी देश की जो आय है हर गतिविधि की जोड़ ली जाए तो वो इतनी बढ़ रही है। कई बार मैं सोचता हूं अगर 7%, 8% खराब शासन के साथ, कुशासन के साथ भी अगर यह देश प्रगति कर सकता है तो शासन और सरकार अगर अच्छे स्तर की हो, जिसको सुशासन कहते हैं, तो शायद इस प्रगति की दर और बढ़ती। आज पूरी इस देश की आय देख लें तो पूरी अर्थव्यवस्था को 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक कृषि है, एक औद्योगिक है और एक जो बाकी सेवाएं हैं। इस देश के 60% लोग कृषि में हैं, या उसका अपना खेत है या खेत में मजदूर है। अधिकतर लोगों की जो खेत है वो छोटा खेत है। अर्थव्यवस्था की भाषा में इसे स्मॉल एंड सबसिस्टेंस फार्मर कहते हैं। छोटा किसान जो केवल खेती से अपना पेट पाल लेता है। कुछ बड़ी हुई खेती हो तो उसको बेचकर जो घर के अन्य खर्चे हैं उनको पूरा कर सकता है। यह बड़ा किसान नहीं है। बड़े किसान की संख्या बहुत कम है। 60% लोग कृषि में हैं और कृषि का जो योगदान है पूरी देश की आय में वो अब 16-17% रह गया है। जीडीपी का 16-17% हिस्सा अब कृषि से आता है।
जो उद्योग हैं, और उसमें केवल उद्योग नहीं, फैक्ट्री नहीं, खाने, माइनिंग, ये सब उसमें आ जाता है, इसका योगदान लगभग 24-25% है। बाकी जो सेवाएं हैं इसमें, चाहे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे दुकानदार है, चाहे शैक्षणिक संस्थाएं हैं, चाहे कोई वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर है, अस्पताल है, ये सारा सर्विसेज सेक्टर होता है, आईटी है। इसमें जितने लोग लगे हैं काम में उनकी संख्या कम होती है, लेकिन इसका योगदान लगभग 60% हो चुका है। तो 60% सेवाओं का योगदान, लगभग 1/4 कारखानों का, मैन्युफैक्चरिंग का, औद्योगिक योगदान, और 16, 17, 18% की दर में रहता है कृषि का योगदान। और सब में जहां 80-82% लोग पैसा घूमता है देश की आमदनी का, उसमें 40% लोग हैं, और जहां 60% लोग हैं वो कृषि है, जिसमें 16, 17, 18% है। हर साल कुछ कमती बढ़ती अंतर हो जाता है। इस आंकड़े से स्पष्ट है कि सबसे नाजुक हालत अर्थव्यवस्था में किसी एक वर्ग की है तो वो कृषि क्षेत्र की है। यह भी स्पष्ट है कि जितने लोग संख्या में कृषि में लगे होने चाहिए वो आवश्यकता से बहुत ज्यादा हैं। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एक चीज है, लेकिन जहां 4 लोग काम कर सकते हैं वो परिवार के 18 लोग काम कर रहे हैं। 18 के 18 के पास काम है, लेकिन जो उनकी शक्ति है उसकी तुलना में काम कम है। इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब कोई भी समाज की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, और यह पूरे विश्व में हुआ है, इसको कोई रोक नहीं पाता, कि जिन देशों में औद्योगिक क्रांति आई, वो औद्योगिक क्रांति में कृषि में से लोग निकले, परिवार के कुछ सदस्य कृषि में रह गए, और किसी ने उद्योग लगा लिया या किसी उद्योग में कर्मचारी बन गए। कोई पढ़ लिख गए तो बाकी सेवाओं में चले गए। तो जो गांव की और परिवार की अर्थव्यवस्था थी, जितने लोगों की कृषि में आवश्यकता थी उतने कृषि में रह गए और बाकी अन्य क्षेत्रों में चले गए, और गांव के जीवन में उससे संपन्नता आई। गांव में जो सुविधा थी वो लगभग उस प्रकार की सुविधा थी जैसी शहर में होती है। हमारे पुराने राष्ट्रपति कलाम साहब, वो बार बार अपने भाषणों में एक शब्द का प्रयोग करते थे, PURA, पूरा, जिसका अर्थ यह था कि ग्रामीण क्षेत्र के गांव में से लोग छोड़ के शहर में ना जाएं। यह तब होगा जब आर्थिक गतिविधि का केंद्र गांव बन जाएगा और गांव में रहने की सुविधा वो होगी लगभग वैसी जैसी शहर में उपलब्ध है। अपने देश में कम स्थान में है। आप गोवा में जाओ तो पता नहीं चलता कि शहर कहां समाप्त हुआ और गांव कहां शुरू हो गया। जो गांव के घर हैं लगभग शहर जैसे ही हैं। विदेशों में भी जो लोग शहरों के बाहर गांव में रहते हैं, ग्रामीण घरों का स्तर भी लगभग वैसा होता है। हमने न तो सुविधाएं दी, और आर्थिक क्रांति जो पूरी दुनिया में उद्योग
तो अपने देश में न तो हमने ग्रामीण क्षेत्रों को वो सुविधा दी, ना वहां रोजगार के साधन उपलब्ध कराए, और औद्योगिक क्रांति तो जैसे इस देश को छू ही नहीं। औद्योगिक क्रांति समाप्त होने के बाद देश भर में छोटे मोटे बड़े उद्योग लगने शुरू हुए, और इसलिए आज जब इस समस्या का हल ढूंढना है तो चारों दृष्टियों से आपको सोचना पड़ेगा। आज हम जब चिंता करते हैं, आप लोग आसपास के देश भर के क्षेत्रों से आए हैं दिल्ली में, तो आपको बड़े नगरों में लगता है कि बहुत सुविधाएं मिल गई, सड़कें अच्छी हो गई, फ्लाईओवर बन गए, बिजली उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है, कोई भी आता है तो रोजगार उपलब्ध है। देश के कोने कोने से लोग मुंबई, दिल्ली, बड़े शहरों में जाते हैं। क्या हमने इस दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र का जो आर्थिक ढांचा था, अर्थव्यवस्था का कितना पैसा उसमें खर्चा? जब माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे तो पहली बार यह लंबी सोच आई कि हर गांव की सड़क को पक्का किया जाए, और केवल सड़क नहीं, बिजली की, पानी की, स्कूल की, स्वास्थ्य की, हर प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता थी। यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी, जो मैंने 60% और 17% का आंकड़ा आपको दिया, कि 60 में से धीरे धीरे 5, 10, 15, 20, 25% लोग इस क्षेत्र में से निकलेंगे, परिवार के बाकी लोग कृषि देखेंगे और अन्य क्षेत्रों में जाएंगे। आज गुजरात सबसे संपन्न राज्यों में से माना जाता है। गांव में खेत भी है। जो सफेद क्रांति आई दूध की, गांव की महिलाएं उस दूध के व्यवसाय में शामिल हैं। रोज अपना जो दूध गाय देती है, भैंस देती है, तो उसको लेकर जो मिल्क सेंटर गांव का बना हुआ है वहां चली जाती है। दिन में 2 बार उसको कैश पैसा मिलता है। तीसरा सदस्य परिवार का होगा तो वो किसी उद्योग में काम करता है या अपना व्यवसाय करता है। चौथे ने छोटा मोटा अपना उद्योग लगा लिया। और जब चारों तरफ से आमदनी के केंद्र बन गए, साधन बने, तो वो गांव का परिवार संपन्न हो गया। लेकिन अगर सभी के सभी उसी उतने बड़े खेत में लगे रहते तो कभी संपन्नता आने की संभावना नहीं थी। एक विशेष समस्या यह रही। दूसरी समस्या रही कि केवल यह कहना कि कई बार हमने खरीद के दाम बढ़ा दिए, प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ा दिए, उससे लाभ भी होता है, लेकिन उससे किसान को संकेत भी मिलता है कि किस पैदावार में मैं जाऊं। लेकिन केवल बढ़ने से किसान में संपन्नता आ जाएगी, उसके बावजूद भी आत्महत्याओं की संख्या इतनी क्यों बढ़ गई? आत्महत्याओं की स्वाभाविक संख्या इसलिए बढ़ गई कि जब किसान को लगता है कि मैं कर्जे के ट्रैप में घिरा जा रहा हूं, उसकी इनपुट की कीमतें, उसकी बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, बीज का खर्चा, फर्टिलाइजर का खर्चा, और बाजार में उसको पैदावार नहीं मिलती और उसका दाम नहीं मिलता। आज जो सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है, जो केवल देश के भीतर की नहीं,
पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हमारे विकासशील देशों का जो किसान है उसको दबाने की दिशा में है। और इसका एक स्पष्ट कारण है। पश्चिम के देशों में, विशेष रूप से यूरोप में और अमेरिका में, जो किसान खेती करता है वो केवल खेती की आमदनी के ऊपर नहीं जीता, सरकार उसकी सहायता करती है। जो सब्सिडी शब्द हम सुनते हैं वो सरकार द्वारा अपने किसान की मदद करना है, और उस मदद करने के उन्होंने कई तरीके ढूंढे हैं। वो अपने किसान को एक्सपोर्ट करने की सब्सिडी देते हैं कि तुम दुनिया के कमजोर देशों में, जहां पैदावार कम है, फसल कम है, या किसी फसल की जरूरत है, वहां जितना माल भेजोगे आपको उतनी ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी। आपने फसल पैदा की, उसकी कीमत आपको $100 टन पड़ी, आपने $80 पे उस देश में भेज दी, तो आपको $20 का कम नुकसान नहीं हुआ। सरकार ने उस भेजने के लिए आपको $40 आपकी जेब में डाल दिए। $20 से आपका घाटा पूरा हो गया और $20 आपको मुनाफा हो गया। तो जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे उतनी ज्यादा रकम सरकार किसान की जेब में डाल देगी। यह पहली सब्सिडी है। दूसरी सब्सिडी है कि कुछ फसलें ऐसी हैं जिसमें जितनी ज्यादा पैदावार करोगे आपको उतनी रकम जेब में मिलेगी। तो आपने पैदावार इतनी कर दी कि आप दुनिया के बाजार में उसको फ्लड कर दो, एक्सपोर्ट सब्सिडी अलग मिलेगी, इसकी सब्सिडी अलग मिलेगी। कई बार उन सरकारों को लगता है कि ज्यादा पैदावार करने में नुकसान है, तो वो योजना निकालती है अपने किसान के लिए, जिसको हम क्रॉप हॉलिडे कहते हैं, और वो मजबूरी और विरोध में क्रॉप हॉलिडे होता है कि इस बार जमीन में फसल मत लगाओ, और फसल न लगाने का जो नुकसान होगा उससे ज्यादा सब्सिडी हम आपकी जेब में डाल देंगे। तो फसल न लगाने की भी कीमत उसकी जेब में आती है। और इस सब के अतिरिक्त पर्यावरण या पशुपालन, इसमें अच्छा काम करोगे तो उसके लिए भी सब्सिडी आपकी जेब में डाल देंगे। यूरोप और अमेरिका की सरकार गाय पालन करने के लिए इतनी रकम देती है कि जितनी हिंदुस्तान की सरकार किसी व्यक्ति को हिंदुस्तान में जिंदा रखने के लिए ना देती हो। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में था पशुपालन के संबंध में कि सरकार सहायता करेगी। तो जो अंग्रेजी के पत्र थे उन्होंने संपादकीय लिखने शुरू कर दिए, ये सरकार का काम है। तो मैंने कहा सरकार का काम नहीं तो किसका है? पूरा आप जाके यूरोप और अमेरिका में देख लीजिए। अब इन चारों चीजों के लिए सरकार कितना पैसा देती है इसकी कल्पना कीजिए। साल में 365 दिन होते हैं। यूरोप और अमेरिका में 2 स्थानों पर $400 बिलियन साल का, उसका रुपए में मैं अनुवाद करके आपको बतलाता हूं, अपने किसानों की जेब में डाल देती है। आज के डॉलर रेट के ऊपर $1 बिलियन जो है, $1 बिलियन 5,000 करोड़ रुपए के बराबर है।
और आजकल तो डॉलर का रेट बढ़ रहा है, तो लगभग 5,300 अगर आज का दर ले लूं, 5-5.5 करोड़ रुपया यूरोप, पश्चिम यूरोप में और अमेरिका में सरकार अपने किसान की जेब में डाल देती है। उसका असर यह होता है कि सादी अर्थव्यवस्था पे आ जाओ, कोई बहुत गंभीर सोच नहीं चाहिए, कोई गंभीर अध्ययन नहीं चाहिए। किसान का अगर $100 लगा है उस फसल में, तो उसे 120-130 डॉलर में बेचने की जरूरत नहीं है। उसको 30-40 डॉलर सरकार से मिल गया, वो $100 खर्चा करके भी 70-80 डॉलर में बेच देगा। और आप जब बार बार कह रहे हो कि फसल ज्यादा हुई इसलिए इंपोर्ट खोल दो, एक्सपोर्ट खोल दो और हमें बाहर भेजने की अनुमति दे दो, आपने एक्सपोर्ट बंद क्यों किया? तो आपके बिजली की दर पे, आपके बीज की कीमत पे, पानी की सुविधा पे, फर्टिलाइजर की सुविधा पे, मान लो आपके किसान ने भी $100 पे कर लिया, 100 में नहीं कर पाएगा, शायद 110 में कर पाएगा। और बिना सब्सिडी वाला वो किसान, अगर उसमें यातायात की कीमत भी लगा दी जाए, तो उस $70 के मुकाबले में, $80 के मुकाबले में $120 में बेचने जाएगा। जब 120 में बेचेगा तो रकम वसूल होगी, उससे ज्यादा में बेचेगा तो थोड़ा सा मुनाफा आ जाएगा। और इसलिए हमारा किसान जाकर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं हमेशा अमेरिका के और यूरोप के जो प्रतिनिधि आते थे उनको कहता था कि हमारा छोटा किसान, स्मॉल और सबसिस्टेंस फार्मर, यह बराबरी की लड़ाई नहीं है, यह लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हमारे किसान का मुकाबला, प्रतिस्पर्धा आपके किसान के साथ नहीं है। हमारे किसान की प्रतिस्पर्धा आपके वित्त मंत्री के साथ है। भारत का किसान अमेरिका और यूरोप के वित्त मंत्री के साथ मुकाबला करता है कि उनका वित्त मंत्री कितना पैसा किसान की जेब में डाल देता है अपने, फिर उसके आधार पर यह मुकाबला होता है। और यह लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। अटल जी की सरकार थी तो पहली बार इस तीव्रता के साथ इस विषय को हमने बढ़ाया और यह कहा कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के संबंध में सारी ये बातचीत आगे तब तक नहीं बढ़ेगी, ये सब्सिडी देना बंद करो। लड़ाई बराबरी की होगी, उसके बाद व्यापार और व्यवसाय खुलेगा। अन्यथा बराबरी की लड़ाई नहीं होगी और व्यापार और व्यवसाय खुल जाए तो अपने देश के किसान की क्या स्थिति होगी? जितनी फसल हिंदुस्तान में उगती है वो देश में बिक जाए, अगर किसान उसको बाहर नहीं भेज पाता, कई बार भेज पाता है जब विश्व के बाजार में कमी हो, वहां कीमत बढ़ रही हो, सरकार एक्सपोर्ट को खोल दे तो हम बाहर भेज पाते हैं। लेकिन बाहर नहीं भेज पाते तो ये जो मैदानों में पड़ा होता है, जिसके लिए बोरी नहीं है, जिसके लिए गोदाम नहीं है, केवल वो सड़ता है, केवल इतना मात्र नहीं, लेकिन जब देश के बाजार में सरप्लस आ जाता है तो यहां भी बाजार नीचे बैठ जाता है। हम उनका सामान सस्ता अपने देश में आए इसको रोक सकते हैं, लेकिन उस रोकने से केवल किसान का काम नहीं चलता। उसको रोकने से हमारा सामान बाहर नहीं जा पाता। हमारा सामान देश की मंडियों में या मैदानों में पड़ा हुआ है, और जब इतनी मात्रा में सामान यहां पड़ा हुआ है तो हमारी अपने माल की कीमत नीचे गिर जाती है। तो वहां की दी हुई सब्सिडी इस देश के बाजार के अंदर मंदी लाती है। अब दूसरी कठिनाई यह है कि उसको रोकने की दृष्टि से
हम लोग अपनी कस्टम ड्यूटी बढ़ा देते हैं कि आपका दूध नहीं आ पाएगा, आपकी सब्जियां और फल नहीं आ पाएंगे। दो चीजें ऐसी हैं, खाने का तेल और दालें, जो हमें जरूरत है, तो जिसकी जरूरत है उसके ऊपर हम ड्यूटी कम रखते हैं, लेकिन जिसकी जरूरत नहीं है उसमें हम ड्यूटी बढ़ा देते हैं और बढ़ी हुई ड्यूटी एक दीवार की तरह बन जाती है। अब पूरी दुनिया ने हम पे दबाव डाला हुआ है कि ये जो दीवार बनाई हुई है आपने, इसको छोटा कर दो। और कहीं आज की परिस्थिति में ये छोटी हो गई तो देश के किसान का संकट और बढ़ जाएगा। जो कुल मिलाकर टैरिफ लाइंस हैं, जिस पे ड्यूटी लगाई हुई है, जो खाद्यान्न पदार्थों की है, लगभग 700 से ऊपर हैं। और इस वक्त जो बातचीत चल रही है, कई बार मुझे बातचीत सुनकर डर लगता है कि 28 से 32% तक उसकी ड्यूटी कम कर दो। अगर 28 से 32 तक कम हो जाती है तो कम से कम 70 ऐसी फसलें होंगी जिसके ऊपर असर पड़ सकता है। किसी ना किसी तरीके से इस बार उसको बचा भी लिया। बातचीत में कुछ योजनाएं निकल आती हैं स्पेशल प्रोडक्ट्स की, और कुछ सेफगार्ड्स होते हैं उसकी। तो जब दोहा के बाद अगले दौर में बातचीत होगी और दूसरी बार 20-30% कम हो गई इसी फॉर्मूला पे, तो लाखों नहीं करोड़ों की मात्रा में किसानों के ऊपर असर पड़ेगा। हमने श्रीलंका के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, तो कुछ मसाले वियतनाम से श्रीलंका के रास्ते में आ गए और केरल में पहुंच गए। केरल के किसान जो वो मसाले उगाते थे, पूरी अर्थव्यवस्था उनकी चौपट हो गई। आज ये परिस्थिति है, और इस परिस्थिति की जो चिंता है, ये केवल नारों से दूर नहीं होगी। मैंने इसलिए कहा था कि मैं केवल ताली बजाएं, लोकप्रियता की बात करें। आप किसान मोर्चा की संसद हैं, इस विषय को गंभीरता से सोचें कि ये 60% जनसंख्या इतनी कम आमदनी पे कैसे जी सकती है। कृषि की जनसंख्या को थोड़ा कम करके अन्य क्षेत्रों में भेजना पड़ेगा, कृषि की आमदनी को बढ़ाना पड़ेगा। कृषि के ऊपर जो खर्चा होता है फसल के लिए, सरकार उसमें सुविधाएं बनाए। कुछ लोग मानते हैं कि भाई आप लोग विदेशों की सब्सिडी का विरोध कर रहे हो तो भारत में कैसे होगी। विकसित देशों के लिए प्रतिबंध है, कमजोर देशों के लिए इतना प्रतिबंध नहीं है। एक विशेष प्रकार की सब्सिडी है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुमति देता है, और उस जितनी देता है उसका 1/10वां हिस्सा भी हम लोग अपने किसान पे खर्च नहीं कर पाते। तो आज भी अपने यहां गुंजाइश है, लेकिन सरकार की वो सब्सिडी देने की क्षमता तब बढ़ती है जब अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। जब अर्थव्यवस्था निर्णय न लेने की वजह से कमजोर पड़ती है तो सरकार की जेब में भी पैसा कम हो जाता है, और इसलिए उसकी क्षमता भी नहीं बढ़ पाती। और दूसरा, जो स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिस दिशा में जा रहा है, मैं मानता हूं कि इस वक्त देश भर के किसानों को सरकार शासन पे दबाव बनाए रखना है कि कोई ऐसा कदम सरकार ना उठाए जब तक देश के अंदर भीतरी स्थिति किसान की सुधर ना जाए, तब तक बड़ा मन करके अंतर्राष्ट्रीय दबावों में आकर इसमें खुलापन लाना इस देश के किसान के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होगा। इसको रोकना चाहिए, और इसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार एनडीए की थी तो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड था कि इसकी खूब जोर से हम आवाज उठाते थे,
जो गरीब देश थे, जो विकासशील देश थे, उसके नेता, उनके प्रवक्ता के रूप में भारत बनता था, उस भूमिका को भारत बनाता रहे। इस यूपीए की सरकार में एक कमजोरी हम लोगों ने देखी है कि कई बार बड़े देशों के दबाव में बहुत जल्दी आ जाती है। ये न आए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तो संसद के अंदर और बाहर आवाज उठाएगी। इस देश के किसानों को भी संगठित होकर आवाज उठाए, ताकि इस आर्थिक संकट की इस परिस्थिति में से किसान के हित की हम लोग रक्षा कर पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।